हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज पॉइंट। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस तक कवर कर लिया था। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। In the second part, we will cover electric field due to system of charges, physical significance of electric field lines, and last, electric flux. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट, और अगर कोई भी वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि कैसे हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स कूलम्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक चार्ज की बात करी जाए तब अगर हम सिर्फ एक चार्ज को वैक्यूम में रखें तो क्या होता है? Okay, so let's take a charge Q1 in vacuum and इससे just R distance पे मैं एक दूसरा चार्ज Q2 रखती हूँ। तो अब ये जो Q1 है ये Q2 पे obviously फोर्स लगाएगा एंड आप ये फोर्स कूलम्स लॉ की मदद से आराम से निकाल सकते हैं। बट अगर मैं इस Q2 चार्ज को यहाँ से हटा दूँ और Q1 अकेला बचे तब क्या सराउंडिंग्स में कोई भी ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? जी हाँ, यही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। एंड इसके हिसाब से ये जो चार्ज Q1 है ये अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है, यानी एक ऐसा इलाका बनाने लगता है जिसमें अगर कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो ये उस पर फोर्स लगाता है, यानी कोई भी दूसरा चार्ज इसकी फील्ड में आते ही फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। एंड इसी फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। So the formula of electric field produced by any charge Q at a point R is given by E is equal to KQ upon में R square, where K is 1 upon 4 pi epsilon naught। Q वो चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एंड R वो पॉइंट है जहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। Now applying this formula in the previous example, we get electric field due to Q1 at R is equal to K Q1 upon में R square। ये तो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि Q1 ने प्रोड्यूस करी उसका फॉर्मूला। लेकिन अगर हम Q2 को उठा के इसकी फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो आप कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली बाय कूलम्स लॉ। लेकिन उसका भी एक छोटा तरीका है, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 विल बी इक्वल टू Q2 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q1। और यहाँ पर ब्रैकेट्स में R यानी कि पोजीशन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट भी पता चल गई है, विच इज न्यूटन पर कूलम। एंड यस, वन मोर थिंग कि ये जो Q1 चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और ये जो Q2 चार्ज है जो दूसरे की फील्ड में जाके फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहा है खुद पे, इसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अगर मैं इस फॉर्मूले में Q2 की वैल्यू यानी टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 रखती हूँ देन आई गेट E इज इक्वल टू F, यानी Q1 ने जो फील्ड प्रोड्यूस करी और Q2 ने उसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस किया ये दोनों बराबर हैं अगर Q2 की वैल्यू 1 है। From here we get a proper definition of electric field which states that electric field due to charge Q at any point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। ये जो मैंने आपको फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले बताए ये दोनों के दोनों चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, यानी अगर मैं टेस्ट चार्ज को उठा के कहीं और रख दूँ तो सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी न्यू पोजीशन पे वो भी चेंज हो जाएगी और साथ ही साथ टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ E एंड F। ओके, अब तक हमने देखा कि जो सोर्स चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एंड टेस्ट चार्ज उसकी फील्ड में आके खुद पे फोर्स महसूस कर रहा है, एंड इन दोनों के फॉर्मूलेज हमने अलग अलग पढ़ लिए हैं। लेकिन कूलम्स लॉ के हिसाब से अगर सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा सकता है तो टेस्ट चार्ज भी तो उल्टा उस पर फोर्स लगा सकता है ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, है ना। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल, हम टेस्ट चार्ज को इतना छोटा बना देंगे मैग्नीट्यूड में कि उसके द्वारा लगाया गया फोर्स सोर्स चार्ज को फील ही नहीं होगा। इससे हम सोर्स चार्ज की प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्यूरेट वैल्यू भी निकाल पाएंगे। लेकिन इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू ई। अब इसे मैं E के टर्म्स में लिखूं तो दैट विल बी E इज इक्वल टू F बाई क्यू। तो ये जो टेस्ट चार्ज Q है इसकी सबसे छोटी वैल्यू तो 0 ही होगी, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें कि Q को सबसे छोटी वैल्यू भी मिल जाए और डिनोमिनेटर में 0 भी ना हो?
सिंपल, हम लगाएंगे लिमिट. So now the formula becomes E is equal to limit Q tends to 0 F upon Q, where this limit Q tends to 0 means कि ये जो Q है ये 0 नहीं है पर 0 के आसपास है. तो अब इसकी वजह से सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत छोटी मैग्नीट्यूड का है और साथ ही साथ डिनोमिनेटर भी 0 नहीं हो रहा. एंड बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि व्हाट्स द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट Q टेंड्स टू 0, तब आप वहाँ पर ये सेम रीजन दे सकते हैं. So now let's move on to the next topic, electric field due to a system of charges. So अभी तक हमने देखा कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल चार्जेस हों तब कैसे करेंगे. So let's assume कि एक सिस्टम है जिसमें चार्जेस हैं Q1, Q2 अप टू Qn और इन सब का रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स हैं R1, R2, R3 अप टू Rn विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. अब एक पॉइंट ले लेते हैं P जिसका पोजीशन वेक्टर होगा R विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो अब हमें निकालना है कि इन सब चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इसका भी एक सिंपल तरीका है कि पहले हम इंडिविजुअल हर चार्ज का P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल लेंगे, उसके बाद उसको ऐड कर देंगे. So now the electric field due to Q1 at P will be E1 is equal to K Q1 upon में R1P का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1P. ये यूनिट वेक्टर बस हमें डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Q1 से P की तरफ है. सिमिलरली Q2 की वजह से P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी निकाल सकते हैं एंड ऐसे हम Qn चार्जेस तक कर सकते हैं. So finally the net electric field due to the system of charges will be E is equal to E1 plus E2 plus E3 up to En. As simple as that. So now let's move on to the next topic, physical significance of electric field. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज क्या है या फिर वो हमें एक्चुअली में क्या बताता है. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी एक चार्ज की वजह से निकाली जाती है, यानी दुनिया के सारे चार्जेस की अपनी अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है. एंड इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो टेस्ट चार्ज बन जाता है और फिर वो सोर्स चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है. एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कभी भी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड या वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, वो किस पोजीशन पे रखा है उस पे डिपेंड करती है. तो अगर किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो टेस्ट चार्ज को उसके अंदर आकर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अगर किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो टेस्ट चार्ज को उसके अंदर बहुत कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा. यही है इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस. Now the next topic, electric field lines. Actually, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए उसे एक पिक्टोरियल फॉर्म दिया गया और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं. अलग अलग चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, तभी यहाँ पर आपको बाहर की तरफ जाती हुई लाइंस दिख रही हैं. एंड फॉर अ नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स. एंड फॉर अ पेयर ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस द फील्ड लाइंस लुक लाइक दिस. हियर यू कैन सी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स है एंड नेगेटिव की तरफ रेडियली इनवर्ड्स है. इन द सेम वे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू सिमिलर चार्जेस आर लाइक दिस, जिसमें ये दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. फील्ड लाइंस भी बिल्कुल उसी तरह ही दिख रही हैं. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि ये पॉजिटिव से शुरू होती हैं और ये जाके नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं. सेकेंड पॉइंट, अगर कोई सिंगल चार्ज है तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट या फिर इन्फिनिटी पे एंड हो सकती हैं. थर्ड पॉइंट कि एक चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कॉन्टिन्यूस होती हैं, उनमें कोई ब्रेक्स नहीं होते. फोर्थ पॉइंट कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है. एंड द लास्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती. तो इन फील्ड लाइंस की मदद से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का काफ़ी आराम से पता लग सकता है एंड ये ड्रॉ करने के लिए भी बहुत बार आता है पेपर में. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक सिंपल सा मीनिंग है कि इट्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया एंड इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि एरिया को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर उस एरिया के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होता है. जैसे इस एग्जाम्पल में n इज द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस S. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि हम फ्लक्स निकालते कैसे हैं. मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है S जिसका एरिया वेक्टर है n परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब हम इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करेंगे. अब आप मुझे देख के बताइए कि कितनी फील्ड लाइंस हैं जो इस सरफेस में से नॉर्मली पास हो रही हैं.
नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कितनी लाइंस हैं जो सरफेस के साथ 90 डिग्री यानी एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री बना रही हैं? ऑब्वियसली 4। सो द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया और सरफेस इज 4। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगी तो ये सारी की सारी लाइंस थोड़ी और क्लोज आ जाएंगी, यानी इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अब बताइए कि एरिया में से कितनी लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं? 6। सो नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 6। तो यहाँ हमने देखा कि फ्लक्स एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रख के एरिया को इंक्रीज कर दूं तो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी फ्लक्स बढ़ रहा है। तो सेकेंडली हमने नोटिस किया कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑल्सो। अब इन दोनों को कंबाइन करके फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए इज द एरिया वेक्टर। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट ही क्यों किया, मैं डायरेक्टली भी तो मल्टीप्लाई कर सकती थी ना। इसका भी एक रीज़न है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एरिया के नॉर्मली या परपेंडिकुलर में कोई भी लाइन पास नहीं हो रही है, तो हम इसमें फ्लक्स कैसे निकालेंगे? सिंपल, हम इस फील्ड वेक्टर को इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो एरिया के परपेंडिकुलर है? ऑब्वियसली ई कॉस थीटा। अब हम फ्लक्स इस ई कॉस थीटा की मदद से निकालेंगे। सो द फॉर्मूला बिकम्स फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ए। थोड़ा रीअरेंज करने पर ये बनेगा ई ए कॉस थीटा एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट। सो इट बिकम्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एंड येस, एक ज़रूरी बात कि ये जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, नॉट द एरिया। So from here the unit of electric flux will be Newton per Coulomb meter square. Also you know कि dot product का आंसर हमेशा स्केलर आता है, इसीलिए electric flux is a scalar quantity. So that's all for today. See you in the next part. Thank you. And also please don't forget to subscribe to my channel and share it with everyone.